नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया की नई डायरेक्ट टैक्सेशन फ्रेमवर्क यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये एक्ट हमारे पुराने 1961 वाले कानून को रिप्लेस करता है। करीब 64 साल के बाद टैक्सेशन सिस्टम के अंदर इतने बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। इसका मेन गोल है सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंप्लायंस। सबसे पहले देखते हैं न्यूज में कैसे आया। हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को असेंट दिया, यानी ये अब कानून बन चुका है। 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो अब धीरे धीरे फेज आउट हो जाएगा और नया फ्रेमवर्क डिजिटल इंडिया के दौर के हिसाब से बनाया गया है। इस एक्ट का मेन एम है टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाना, लिटिगेशन को कम करना और कंप्लायंस को टैक्स ड्राइवन बनाना। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, मैट की और एएमटी की। एमएटी मींस मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। कई बड़ी कंपनियां हैं जो प्रॉफिट तो काफी दिखाती हैं, डिविडेंड भी देती हैं, लेकिन एग्जम्पशन लेकर एक्चुअल टैक्स बहुत कम देती हैं। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने कहा भाई कुछ तो मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए मैट लाया गया, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये जो है कॉर्पोरेट के ऊपर लागू होगा ताकि कोई कंपनी लीगल लूप होल्स लेकर जीरो टैक्स ना दे। तो मैट के बाद बात करते हैं एएमटी की, यानी कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जैसे कि पार्टनरशिप और एलएलपी पर लागू होता है। इसे कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नए एक्ट में एमएटी और एएमटी को अलग अलग सब सेक्शन में क्लियरली क्लासिफाई किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसान बन पाए। अब आते हैं इस कानून की मेन हाइलाइट्स के ऊपर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिटी। पुराना 1961 एक्ट जो था वो काफी कॉम्प्लेक्स था। ये जो है टेक्निकल लैंग्वेज और एंडलेस सेक्शन से भरा हुआ था। जो नया कानून है इसमें लैंग्वेज को सिंपल और कंसाइज किया गया है और पहली बार असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की जगह नया यूनिफाइड टर्म लाया गया है, टैक्स ईयर। इसकी वजह से कैलकुलेशन और जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो काफी आसान हो जाती है। अगर बात करें स्टेबिलिटी इन कोर टैक्स एलिमेंट्स के बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट और रिजीम्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, यानी जो स्लैब्स और रेट अभी हैं वो रहेंगे। ऑफेंसेस और पेनल्टीज का फ्रेमवर्क भी वही रहेगा ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। इसका मतलब है मॉडर्नाइजेशन विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग स्टेबिलिटी। अब बात करते हैं फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये जो फेसलेस असेसमेंट है ये कॉन्सेप्ट अब पूरे टैक्स इकोसिस्टम में लागू किया जा रहा है। नो पर्सनल इंटरेक्शन, यानी कि सब कुछ डिजिटल होगा। इससे ह्यूमन बायसिस और करप्शन के चांसेस कम होंगे और जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी। अगर बात करें न्यू पावर्स टू फ्रेम स्कीम्स के बारे में, एक्ट के तहत अब सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि वो नई स्कीम्स और मॉडल बना सके, जैसे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए और मॉडर्न गवर्नेंस को लागू करने के लिए। यानी सिस्टम अब रिजिड नहीं रहेगा, फ्यूचर रिफॉर्म्स को स्पेस मिलेगा। अगर बात करें इंक्लूजन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में, ये जो है सबसे फ्यूचरिस्टिक फीचर है। पहली बार वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जैसे क्रिप्टो करेंसीज, एनएफटीज और ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को फॉर्मल डेफिनेशन में शामिल किया गया है। अब अगर किसी के पास अनडिस्क्लोज क्रिप्टो होल्डिंग्स है तो अनडिस्क्लोज इनकम मानी जाएगी। टैक्स अथॉरिटीज को अब राइट दिया गया है कि वो ईमेल सर्वर्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल ट्रेडिंग वॉलेट्स तक एक्सेस ले सकेंगे अगर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है तो। ये जो क्लोज है साइबर एज के अंदर अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स करेगा। अब बात करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के बारे में। अब फॉरेन कंपनीज और नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए एक स्पेशल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल बनाया गया है। ट्रांसफर प्राइसिंग और क्रॉस बॉर्डर टैक्स डिस्प्यूट अब तेजी से रिजोल्व होंगे। इससे इंडिया एक प्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। अगर बात करें पेंडिंग प्रोसीडिंग्स के बारे में, काफी बार लोग पूछते हैं कि जो पुराने केसेस हैं उनका क्या होगा। तो एक्ट कहता है जो भी प्रोसीडिंग्स पुराने 1961 एक्ट के तहत शुरू की गई है वो उसी एक्ट के हिसाब से खत्म की जाएंगी। इससे जुडिशियल कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर बात करें टैक्स ट्रीटीज एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन भी सिंप्लीफाई किया गया है। अब गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTA और नए ट्रीटीज को एफिशिएंटली अप्लाई कर पाएगी। इससे क्रॉस बॉर्डर बिजनेसेस के लिए क्लैरिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं इस टैक्स से रिलेटेड जो एडिशनल डेवलपमेंट है उनके बारे में, क्योंकि अब इनकम टैक्स एक्ट के साथ कुछ पैरेलल रिफॉर्म्स भी हुए हैं जिनको समझना जरूरी बन जाता है। सबसे पहले समझते हैं यूपीएस को, यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को। न्यू पेंशन स्कीम के साथ अलाइन करके टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है ताकि लोग जो रिटायरमेंट सेविंग को बूस्ट करें। गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेविंग कल्चर को एनकरेज करता है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स के बारे में, फॉरेन सोवरेन फंड्स जैसे सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, जिनके एसेट $925 बिलियन से ज्यादा हैं, अब इंडिया में टैक्स इंसेंटिव्स के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फॉरेन कैपिटल इनफ्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट दोनों को फायदा होगा।
अगर बात करें ब्लॉक असेसमेंट की इन सर्च केसेस के अंदर, तो सर्च और सीरीज ऑपरेशन में मिलने वाले डेटा को हैंडल करने के लिए एक नई सिस्टम लेके आई गई है। अब ऑनगोइंग और पेंडिंग असेसमेंट्स स्ट्रीमलाइन होंगे, जिससे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों का टाइम बचेगा। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिर्फ टेक्निकल चेंज नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है। ये दिखाता है कि इंडिया अब डिजिटल फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट और सिंप्लीफाइड टैक्स नेशन बनना चाहता है। अब आप और हम एक ऐसे फेज में हैं जहां पे टैक्स पेयर और गवर्नमेंट दोनों अकाउंटेबिलिटी शेयर करते हैं। अगर इसके इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। लेस पेपर वर्क, फास्टर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये जो है इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया को और अट्रैक्टिव नेशन बनाएगा। टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की वजह से काफी चीजें एफिशिएंट और बेहतर हो सकती हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रैकिंग, एआई असिस्टेंट असेसमेंट्स, ये जो है कंप्लायंस को फ्यूचरिस्टिक और एफिशिएंट बनाएंगी। अगर बात करें टैक्स पेयर के एम्पावरमेंट के बारे में, तो दोस्तों यूनिफाइड टैक्स ईयर और जो ऑनलाइन ग्रीवेंसेस पोर्टल है वो टैक्स पेयर्स की एम्पावरमेंट को बढ़ाएंगे। ये सब जो है टैक्स पेयर फ्रेंडली रिफॉर्म्स हैं। अगर बात करें रिवेन्यू स्टेबिलिटी के बारे में, क्रिप्टो और डिजिटल अर्निंग को ट्रैक करके गवर्नमेंट की रिवेन्यू बेस और सिक्योर होगी। दोस्तों, हर रिफॉर्म के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल एसेस पावर्स जो इस एक्ट के अंदर दी गई हैं, गवर्नमेंट का जो हाथ है वो सोशल मीडिया और ट्रेडिंग अकाउंट तक पहुंचा देता है। इससे प्राइवेसी का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। स्मॉल टैक्स पेयर्स को भी नई टेक्नोलॉजी और फाइलिंग सिस्टम अडॉप्ट करने में इनिशियल डिफिकल्टी हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी होगी ताकि ट्रांजिशन स्मूथ हो पाए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 एक विजनरी स्टेप है जो 21st सेंचुरी के डिजिटल इंडिया की जरूरतों के हिसाब से बना हुआ है। इसने न सिर्फ टैक्स कानून को मॉडर्न बनाया है, बल्कि टैक्स पेयर गवर्नमेंट रिलेशनशिप को भी रीडिफाइन किया है। अब ये जो नया सिस्टम होगा ये सिंपल लैंग्वेज में होगा, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के साथ होगा और डिजिटल मॉनिटरिंग के थ्रू फेयर कंप्लायंस होंगे। तो ये जो एक्ट है इंडिया के एस्पिरेशन को सपोर्ट करता है, एक ऐसी इकोनॉमी बनाने का जो ग्रोथ फ्रेंडली, टेक ड्राइवन और ग्लोबल ट्रस्टेड हो। तो दोस्तों, अप्रैल 2026 के बाद इंडिया जो है ऑफिशियली एंटर कर जाएगा एक ऐसे एरा के अंदर जहां पे कंप्लायंस आसान होगी, अकाउंटेबिलिटी मजबूत होगी और जो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है वो हमारी नई फाउंडेशन बनेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।